इस वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है टॉपिक नंबर 5, डायमंड इंडस्ट्री। इस पहले पैराग्राफ के अंदर ये बताया है कि इंडिया के अंदर जो गुजरात है उसके अंदर जो सूरत है जगह, उस वो बहुत ज़्यादा डायमंड्स के लिए फेमस है। इंडियन डायमंड इंडस्ट्री मेजरली सूरत में बेस्ड है। वहाँ पर डाउनटर्न देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि जो बाहर ग्लोबली जो वॉर्स चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, पैलेस्टीन इजराइल वॉर हो गया, उनकी वजह से उससे क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा ग्लोबल डिमांड जो थी डायमंड्स की, डायमंड्स को इंपोर्ट करने की, डायमंड्स को ख़रीदने की, वो कम हो गई है। और उसकी वजह से फिर क्या हुआ है, उसकी सप्लाई भी अफेक्ट हो गई है और बहुत लोगों की नौकरियां चली गई हैं। अब हम देखेंगे इंडियन डायमंड इंडस्ट्री क्या है। ग्लोबल लीडर इंडिया जो है, दुनिया में जितने भी डायमंड्स प्रोसेस होते हैं उनका ओवर 90% डायमंड्स को इंडिया प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग के अंदर क्या आता है, जैसे पॉलिश करना, उनको पर्टिकुलर शेप्स देना, और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो वो सब चीज़ें इंडिया ओवर 90% ऑफ द वर्ल्ड्स डायमंड्स का करता है प्रोसेसिंग। देन नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट। इंडिया जो है वो अराउंड 5 मिलियन लोगों को नौकरियां देता है डायमंड इंडस्ट्री के अंदर। एक्सपोर्ट्स 2022 में इंडिया से जो डायमंड्स एक्सपोर्ट होते थे वो थे $23 बिलियन, लेकिन 2023 में वो $16 बिलियन हो गए और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि आगे भी वो कम ही होगा। और ये डिक्लाइन क्यों आया? 2022 में $23 बिलियन, 2023 में $16 बिलियन, इतना डाउन क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ दोज कन्फ्लिक्ट्स जो बाहर वॉर्स चल रहे हैं। देन ग्लोबल शेयर, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स 19% ऑफ टोटल ग्लोबल डायमंड एक्सपोर्ट्स। दुनिया में जितने भी डायमंड के एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं, कई देश करते हैं ये, उसमें 19% शेयर इंडिया का है। 19% इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इश्यूज फेस्ड बाय द डायमंड इंडस्ट्री, सबसे पहला है सप्लाई चेन डिसरप्शंस। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे। जो रशिया है वो मेजर डायमंड का सप्लायर है, वो काफ़ी ज़्यादा डायमंड सप्लाई करता है, लेकिन उसके ऊपर सैंक्शंस लग गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो रॉ मटेरियल्स, जो मतलब वो बेसिकली जो डायमंड सप्लाई करता था, वो रॉ डायमंड्स को ज़्यादा सप्लाई करता था। वो जो रॉ मटेरियल्स थे, रॉ डायमंड्स होते थे, वो बाहर मतलब उनकी सप्लाई कम हो गई है, क्योंकि रशिया कम एक्सपोर्ट कर रहा है अब, क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस लग गए हैं, तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है ठीक से। देन नेक्स्ट इज़ ग्लोबल डिमांड स्लम्प। की मार्केट्स लाइक यूएस, यूरोप एंड चाइना हैव रिड्यूस्ड डिमांड। ये जो वॉर्स चल रहे हैं इसका बहुत ज़्यादा इसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इसकी वजह से यूएस हो गया, चाइना हो गया, यूरोपियन नेशंस हो गए, वहाँ पर इनकी डिमांड भी कम हो गई है डायमंड्स की। सुसाइड्स एंड जॉब लॉसेस, ओवर 50,000 जॉब लॉसेस हुए हैं सूरत के अंदर। सूरत जो है इंडिया के अंदर इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा 50,000, अराउंड 50,000 लोगों की नौकरियाँ गई हैं और एक साल के अंदर अंदर तकरीबन 70 लोगों ने सुसाइड्स भी कर लिए हैं। ओवर सप्लाई एंड प्राइस ड्रॉप, ओवर सप्लाई एंड प्राइस ड्रॉप के अंदर ये कहा है कि डिस्पाइट लिमिटेड डिमांड प्रोडक्शन कंटिन्यूड। बहुत ज़्यादा इन वॉर्स की वजह से बहुत पूरी दुनिया में डिमांड्स डायमंड्स की कम हो गई। लोगों की डिमांड, कंट्रीज़ के इंपोर्ट करने की डिमांड, वो सब कम हो गई, लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन है वो उतनी की उतनी रही। मतलब प्रोडक्शन कहें या यहाँ पर हम सप्लाई कहें, इट्स वन एंड द सेम थिंग इस सिचुएशन के अंदर। तो डिमांड बेशक कम हो गई, लेकिन प्रोडक्शन उसकी उतनी की उतनी रही। उसकी वजह से 5 से लेकर 27% पॉलिश्ड डायमंड के जो प्राइसेस हैं उसमें गिरावट आ गई। अब इसका ये मतलब है कि एक अगेन इट्स अ ट्रिक, मैं फिर से इधर बता रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। जब भी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है,
सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो उसके जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा होंगे मार्केट के अंदर. इट गोज़ इट गोज़ द सेम एज डिमांड. डिमांड ज़्यादा है तो प्राइसेस ज़्यादा होंगे. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल गुड्स, नॉर्मल गुड्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्फीरियर गुड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गिफन गुड्स, बट नॉर्मल गुड्स. और दूसरी सिचुएशन है कि सपोज किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कम है लेकिन उसकी सप्लाई ज़्यादा है. यहाँ पर मैं प्रोडक्शन भी कह सकती हूँ. प्रोडक्शन कम है और यहाँ पर भी सेम, सप्लाई कहूँ या प्रोडक्शन कहूँ. डिमांड कम है लेकिन सप्लाई या प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो मार्केट में हम ये देखेंगे कि जो उसके प्राइसेस हैं उस प्रोडक्ट के वो कम होंगे. अगेन द सेम एज डिमांड. डिमांड कम है तो प्राइसेस भी कम होंगे. And again, I'm repeating, I'm talking about the normal goods, not the giffen or inferior goods. तो ये एक ट्रिक है कि कब कैसे किस सिचुएशन में क्या रहेगा. तो जैसे डिमांड जाएगी वैसे प्राइसेस जाएंगे. Then next is rise of lab grown diamonds. Cheaper alternatives are gaining market share, impacting the natural diamond industry. जो natural diamond industry है, हम देख सकते हैं कि वो उसकी जो डिमांड है वो कम हो गई है ग्लोबली. तो इसके जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स जो हैं, जिनको वो डायमंड्स जिनको लैब्स में बनाया जाता है, उनकी डिमांड बढ़ रही है. एंड ये जो लैब ग्रोन डायमंड्स हैं ये थोड़े चीपर हैं अगर हम नेचुरली ग्रोन डायमंड्स से कंपेयर करें तो. द नेक्स्ट इज वे अहेड. डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट मार्केट्स. फोकस ऑन इमर्जिंग मार्केट्स टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन ट्रेडिशनल बायर्स. हमें इसके ऑल्टरनेटिव्स पर भी फोकस करना चाहिए. उन जगहों पर फोकस करना चाहिए, उन मार्केट्स पर फोकस करना चाहिए जहाँ पर उनकी डिमांड ज़्यादा है. द नेक्स्ट इज सपोर्ट फॉर वर्कर्स. जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, उनको अच्छे रिलीफ मेजर्स बनाने चाहिए. उनके लिए अच्छी स्कीम्स या पॉलिसीज़ बनानी चाहिए उन लोगों के लिए जिनकी नौकरियां गई हैं. हु आर द डिस्प्लेस्ड वर्कर्स, जिनकी नौकरियां गई हैं. इंडिया के अंदर अराउंड 50,000 लोगों की नौकरियां चली गई हैं इसकी वजह से. और उनको फाइनेंशियल एड्स देना या रीट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाना वो सरकार को करना चाहिए. देन नेक्स्ट इज बूस्ट लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री. क्योंकि हम जानते हैं कि जो लैब ग्रोन डायमंड्स हैं वो इन कंपैरिजन टू नेचुरली ग्रोन डायमंड्स चीपर हैं, सस्ते हैं. तो उनको ज़्यादा बनाना चाहिए, उस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए. ग्लोबल कोऑपरेशन. क्योंकि ये जो डिमांड कम हुई है, ये जो डाउनटर्न आया है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में आया है डायमंड्स के लिए. तो जो और भी देश हैं जो इस चीज़ में हैं, जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं डायमंड्स को, जो बनाते हैं, रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करते हैं या पॉलिश करते हैं, प्रोसेस करते हैं, जैसे इंडिया करता है. तो उन सभी देशों के साथ इंडिया को कोलैबोरेट करना चाहिए, मिलना चाहिए उन सभी इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ टू फाइंड ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ रफ डायमंड्स. इनके अलावा और क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं उन पर फोकस करना चाहिए. द नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन. इस चीज़ में, इस टेक्नोलॉजी में, इस इनोवेशन में इंडिया को और इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी, अगर हम किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट अच्छा करेंगे, अगर कोई मार्केट है वो ग्रो कर रही है, अगर हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, उसके रिटर्न्स अच्छे हो जाएंगे और एट द एंड उसकी वजह से इंडिया की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भी अच्छी हो जाएगी. देन हियर इज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लैब ग्रोन डायमंड्स. लैब ग्रोन डायमंड्स जो हैं वो लेबोरेटरीज में, लैब्स में बनाए जाते हैं, लेकिन उनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या कॉम्पोजिशन एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ सब सेम है, नेचुरली ग्रोन की तरह है. बस एक ही डिफरेंस है कि ये लैब्स में बनाए जाते हैं. नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर LGD, लैब ग्रोन डायमंड, was created at a General Electric Research Laboratory in US in 1954. This is important. Two processes of creating LGD. दो तरीके हैं इसको बनाने के.
ये जो बनता है ये मेनली इसका जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से ये दोनों चीज़ें दोनों तरीके आते हैं वो है डायमंड सीड। द बेसिक थिंग इज डायमंड सीड। डायमंड सीड क्या होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायमंड सीड जो है वो इतना पतला होता है जितना हमारे सर के बाल होते हैं, ह्यूमन हेयर होता है जो सर के, हमारे जो एक बाल अगर हम देखें अपने सिर का, जितना पतला वो होता है, जैसा वो होता है उतना ही पतला ये डायमंड सीड्स होते हैं। इसको बनाने के दो तरीके होते हैं, HPHT, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से। इसके अंदर क्या होता है, इसको जो टेम्परेचर इसके लिए जो यूज़ किया जाता है वो है 1500 डिग्री सेल्सियस। हाई टेम्परेचर है ये, एंड एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। दोनों ही चीज़ें, टेम्परेचर ज़्यादा है 1500 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर भी इसका एक्सट्रीमली हाई होता है, एंड इसके अंदर प्योर ग्रेफाइट कार्बन होता है। देन नेक्स्ट इज CVD, केमिकल वेपर डिपोजिशन। इसके अंदर इस चीज़ को मैं हटा देती हूँ, एल इसके अंदर जो है टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, एंड सीड इज इनसाइड अ सील्ड चेम्बर फिल्ड विद कार्बन रिच गैस। ये जो मैंने यहाँ बनाया था अभी हटाया है, मैं उसको फिर से बताती हूँ। सपोज एक ये चेम्बर है, मतलब एक कंटेनर है, इसके अंदर ये एक डायमंड सीड है। सपोज ये मैंने डायमंड की तरह ही, सॉरी ये उल्टा ही बना दिया मैंने, ये एक डायमंड है, डायमंड सीड है। अब ये तो एक डायमंड सीड इसके अंदर है, लेकिन इसके सराउंडिंग्स में क्या होगा, इसके सराउंडिंग्स में होगी कार्बन रिच गैस। अब ये जो सीड है, ये जो कार्बन रिच गैस है, ये सीड से स्टिक करती रहेगी, चिपकती रहेगी, और इसको चिपक चिपक के एक इसको बना देगी डायमंड की शेप में, डायमंड बना देगी इसको। यहाँ लिखा भी है द गैस स्टिक्स टू द सीड, ये जो कार्बन गैस है इट स्टिक्स टू द सीड, डायमंड सीड, ग्रेजुअली बिल्डिंग द डायमंड, धीरे धीरे उसको डायमंड बना देगी। देन नेक्स्ट इज मोर अबाउट लैब ग्रोन डायमंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज, ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ सेम होती है नेचुरल डायमंड्स की तरह, बस एक ही फ़र्क होता है कि ये लैब्स में, लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं। ओरिजिन, created using technology that replicates natural geological processes। जो टेक्नोलॉजीज नेचुरली ग्रोन डायमंड्स के लिए यूज़ की जाती है, वही टेक्नोलॉजी इनके लिए यूज़ की जाती है। सब कुछ सेम है, मैंने बताया सब कुछ सेम है, बस यही फ़र्क है। प्रोडक्शन मेथड्स अभी ऊपर बताया, HPHT मेथड एंड CVD मेथड। एप्लीकेशंस, ये कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, दिस कैन बी आस्क्ड कि ये कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर टूल्स को कट करने का, काटने का काम होता है, कटिंग टूल्स वाली इंडस्ट्रीज़ में, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्रीज़ में, एंड लेज़र्स की इंडस्ट्रीज़ में। क्योंकि ये जो होते हैं ना लैब ग्रोन डायमंड्स, दे हैव हार्डनेस, ये काफ़ी हार्ड होते हैं, एंड दे हैव गुड थर्मल कंडक्टिविटी। द नेक्स्ट इज कंक्लूजन। इस पैराग्राफ के अंदर जो बताया गया है वो ये है कि क्योंकि डायमंड की जो इंडिया के अंदर इंडस्ट्री है, सूरत के अंदर, वो डाउन टर्न उसमें देखा गया है, तो अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करे, अगर गवर्नमेंट दखल करे, इसमें दखल दे विद गुड पॉलिसीज एंड स्कीम्स एंड रूल्स रेगुलेशंस, या हेल्प एड्स वगैरह दे, फाइनेंशियली हेल्प करे, जैसे गवर्नमेंट कर सकती है। एंड दूसरा पॉइंट ये इसमें कहा है कि जो सेक्टर कर सकता है, क्योंकि दुनिया के अंदर देखो अभी जो नेचुरली ग्रोन डायमंड्स हैं उनकी डिमांड कम हो गई है, लेकिन जो चीपर ऑल्टरनेटिव्स हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स हैं, उनकी डिमांड थोड़ी सी बढ़ रही है, धीरे धीरे करके वो और बढ़ेगी। तो उनके ऊपर फोकस करे, या जो इंडिया की इंडस्ट्री है वो जिस जिस चीज़ पर फोकस कर सकती है उस चीज़ पर फोकस करे, क्योंकि ग्लोबली काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, उन पर अगर फोकस करे तो इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो रिकवर अच्छे से कर सकती है। एंड हम ये भी कह सकते हैं कि इंडियन इंडस्ट्री को, जो भी हमने ऊपर वे अहेड में पढ़े हैं, कि इंडियन इंडस्ट्री जो है वो ग्लोबल जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं कोलैबोरेट करें उनके साथ, अच्छे से इन्वेस्ट करें उसमें, या गवर्नमेंट
इन इन चीज़ों पर फोकस करे, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करे, रीट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे, और भी जो भी हमने उधर पॉइंट्स लिखे, अगर हम वो सब इसमें डालते हैं तो इट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट. देन नेक्स्ट इज फ्लोरेसेंट नैनो डायमंड्स. फ्लोरेसेंट नैनो डायमंड्स ये साइंस का टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज काफ़ी टेक्निकल चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं. बट जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी मैं बताती चलूँगी. फ्लोरेसेंट नैनो डायमंड्स होते क्या हैं? फ्लोरेसेंट का मतलब है कि वो डायमंड्स जिनके अंदर से रोशनी या चमक ज़्यादा आती हो. नैनो डायमंड्स मतलब डायमंड्स जिनका साइज नैनो है, जो बहुत ही छोटे डायमंड्स है. तो इसका मतलब है, एफ का मतलब है ऐसे बहुत छोटे छोटे डायमंड्स जिनके अंदर से चमक या रोशनी आती है. इनकी जो दे आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज, क्योंकि उनकी एक केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी अलग है. देन नेक्स्ट इज अबाउट एफ. इनकी हम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे. ये किससे बने हैं? दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन नैनो पार्टिकल्स. ये जो एफ होते हैं, इनके अंदर क्या होता है? कार्बन नैनो पार्टिकल्स. दिस इज इम्पॉर्टेंट. देन स्टेबिलिटी. ये टॉक्सिक नहीं होते, दे आर नॉन टॉक्सिक. एंड अगर हम इनको लाइट के अंदर रख देंगे ना, तो इनके अंदर की चमक नहीं जाएगी, चमक रहेगी. मतलब अगर हम इसको लाइट में रखेंगे एफ को, तो रोशनी में रखेंगे तो इनके अंदर की चमक रहेगी, वो चमकेंगे. एंड इनके अंदर की जो चमक होगी वो काफ़ी देर तक, फॉर लॉन्ग पीरियड्स रहेगी. फ्लोरेसेंस, ये पॉइंट ऐसा है जो सिर्फ याद रखने के लिए है. ये जो एफ हैं, दीज एमिट लाइट ऑफ अ लोअर फ्रीक्वेंसी व्हेन इरेडिएटेड विद हायर फ्रीक्वेंसी लाइट. एफ हैव लॉन्गर फ्लोरेसेंस लाइफ स्पैन. मतलब वही है कि इनकी जो चमक है काफ़ी देर तक रहती है. एंड ये जो ऊपर पॉइंट है जो मैंने मार्क किया है स्टार के साथ, ये पॉइंट याद रखने के लिए है. नॉन ब्लिंकिंग. हम जैसे आंखें बंद करते हैं फिर खोलते हैं, ब्लिंक करते हैं ना अपनी आंखों को, या कोई बटन है उसको ऑन ऑफ करते रहते हैं, वो उस तरीके का इफेक्ट इसके अंदर नहीं है. जो एफ हैं, दे शो द दे हैव नॉन ब्लिंकिंग इफेक्ट. दे डू नॉट एग्जिबिट द ब्लिंकिंग इफेक्ट. वो ऐसा नहीं है कि अगर हमने लाइट में रखा या अंधेरे में रखा तो वो कभी चमकेंगे फिर बंद हो जाएंगे, फिर चमकेंगे फिर बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है. वो चमकते रहते हैं. टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड फॉर्मेशन, प्रोडक्शन. दीज आर क्रिएटेड अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कंडीशंस. इसके अंदर प्रेशर और टेम्परेचर बहुत हाई रखा जाता है इनको बनाने के लिए. डोपिंग. दे कैन बी डोप्ड विद नाइट्रोजन एटम्स टू फॉर्म नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर्स विच होस्ट इलेक्ट्रॉन स्पिन क्यूबिट्स. ये सिर्फ रीड कर लेना है, हमें ये बस पता होना चाहिए कि इसके अंदर बात किसकी की गई है, बट इट इज़ वेरी लेस इम्पॉर्टेंट. बट हमें पढ़ना ज़रूर है ताकि हमें पता हो कि इसके अंदर नाइट्रोजन की बात है. वैक्यूम लेविटेशन. लेविटेशन मतलब हवा में उठाना या फिर उसे घुमाना, हवा में घुमाना. इसके अंदर रिसर्चर्स लेविटेटेड एफ इन अ हाई वैक्यूम एंड स्पन देम एट अल्ट्रा हाई स्पीड्स. इतना तेज कि 1 सेकेंड के अंदर वो 20 मिलियन टाइम्स घूमे. इतना तेज अल्ट्रा हाई स्पीड्स में उन्हें घुमाया. मार्किंग एन एडवांसमेंट इन अंडरस्टैंडिंग देयर क्वांटम प्रॉपर्टीज. तो उसकी वजह से उन्हें हेल्प मिली उसकी क्वांटम प्रॉपर्टीज को समझने में. लिमिटेशंस दो हैं, अंदर क्या लिखा है नॉट इम्पॉर्टेंट, बस ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि इसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं कुछ, और दूसरा है कि इसके अंदर का जो सिस्टम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. देन नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस. दिस इज इम्पॉर्टेंट. इसके अंदर का जो नहीं पढ़ना है वो मैंने यहाँ पे हटा दिया है, बट इसके जो पहले 2 पॉइंट्स हैं उसके अंदर का पढ़ना है. एप्लीकेशंस में ये है कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं. हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग के लिए दे कैन बी यूज्ड इन बायोलॉजिकल इमेजिंग टू ट्रैक सेल्स ओवर टाइम ड्यू टू देयर स्टेबिलिटी. जो बायोलॉजिकल इमेजिंग मतलब शरीर के अंदर इनको यूज़ किया जा सकता है टू ट्रैक सेल्स, जो हमारे शरीर के अंदर सेल्स होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए. नेक्स्ट इज टेम्परेचर सेंसिंग. माइक्रो स्केल टेम्परेचर सेंसिंग के लिए इनको यूज़ किया जा सकता है ड्यू टू देयर सेंसिटिविटी.
दे आर दे हैव अ गुड सेंसिटिविटी। तो इनको माइक्रो स्केल टेम्परेचर सेंसिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। देन सेंसर्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। सेंसर्स के अंदर मतलब जो स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं या जहाँ पर भी सेंसर्स का यूज़ होता है, वहाँ वहाँ पर क्वांटम फिजिक्स के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है, एंड गायरोस्कोप्स के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट गायरोस्कोप्स क्या होते हैं, लेकिन गायरोस्कोप्स जो हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं, जो आप यहाँ पर ये डायग्राम्स देख सकते हैं। ये पिक्चर जो देख रहे हैं, ये अगर इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, बस थोड़ा सा समझ में आ जाए कि ये है क्या, उसके लिए मैं बताती हूँ। अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो ये हम कह सकते हैं ये एक स्टैंड है, और ये जो ऊपर का है ये इतना तेज़ घुमाया जाता है, इस ऊपर वाले को, ये स्टैंड है, एंड ऊपर वाला इतनी तेज़ घूमता है कि ये कभी इधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है। तो ये जो इसकी जो डायरेक्शंस है ये इतना तेज़ घूमता है कि कभी इधर उधर इधर उधर होता रहता है। ये ऊपर वाला जो है वो डायरेक्शन खुद ही देखता है। इसके अंदर डिस्क्स होते हैं, व्हील्स होती हैं, और भी चीज़ें होती हैं, बट इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। बस ये मैंने ये गायरोस्कोप्स क्या होता है ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है कि ये गायरोस्कोप्स में यूज़ हो सकते हैं। और ये पिक्चर भी मैंने सिर्फ इसीलिए दिखाई ताकि पता हो कि गायरोस्कोप्स दिखते कैसे हैं। रोटेशन सेंसिंग गायरोस्कोप्स। देन नेक्स्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर ये है कि एफएनडीज विद देयर स्टेबल फ्लोरेसेंस, क्योंकि उनकी जो फ्लोरेसेंस है, चमक है, वो स्टेबल रहती है, वो ब्लिंकिंग इफेक्ट नहीं देती, वो कभी हो रही है, कभी चमक रही है, कभी नहीं, ऐसा नहीं है। और हम उसे जहाँ भी रखें वो चमकता है, चमकते ही हैं। तो उनकी स्टेबल फ्लोरेसेंस होती है, उनके अंदर क्वांटम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंड इनकी काफ़ी अच्छी हम एप्लीकेशंस होती हैं, कई जगहों पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो दे ऑफर प्रॉमिसिंग एवेन्यूज़ इन बोथ थ्योरेटिकल रिसर्च एंड अप्लाइड फील्ड्स लाइक इमेजिंग में, सेंसिंग में, एंड क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। एंड इनकी जो अब रेलेवेंस है या इम्पोर्टेंस है या पॉपुलैरिटी है, वो अब कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काफ़ी ग्रो कर रही है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी मतलब मोस्ट एडवांस्ड एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज में। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है। देन नेक्स्ट वन इज़ इको सेंसिटिव एरियाज़। इको सेंसिटिव एरियाज़ में ये है कि इसको मैं हटा देती हूँ फिर से, इधर आई विल टेल यू। पहला जो पैराग्राफ है इसके अंदर ये कहा गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, वो क्या कर रहा था कि वो एक ड्राफ्ट बना रहे थे, ये जो मिनिस्ट्री है, ये डिक्लेयर करने के लिए कि वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन से एरियाज़ को इको सेंसिटिव एरियाज़ घोषित करना है। तो कर्नाटका की जो सरकार है उसने इस मिनिस्ट्री को कहा कि अभी रुक जाओ, इस चीज़ को विदड्रॉ कर लो। अब हम यहाँ देखेंगे कि इको सेंसिटिव एरियाज़ क्या होते हैं। इको सेंसिटिव एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज़, जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, उनके सराउंडिंग्स में बनाए जाते हैं, और वो जो है बफर जोन्स की तरह एक्ट करते हैं टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब ये मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ। सपोज़ ये एक नेशनल पार्क है, या फिर हम इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कह देते हैं, कह सकते हैं, सॉरी। एग्जाम्पल में आप इसको नेशनल पार्क मानो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कोई प्रोटेक्टेड एरिया मानो, ये है। अब इको सेंसिटिव एरियाज जो है इसके सराउंडिंग्स में बना दिए जाते हैं। दीज आर द इको सेंसिटिव जोन्स। और ये जो इको सेंसिटिव जोन्स हैं दे एक्ट एज बफर जोन्स, और इको सेंसिटिव एरियाज, जोन्स कहें या एरियाज कहें, ये क्या करते हैं कि इधर इस इको सेंसिटिव एरिया के बाहर, इसके बाहर अगर कोई ह्यूमन एक्टिविटी ऐसी हो रही है जिसकी वजह से इस एरिया पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उस चीज़ से बचाने के लिए, इस ह्यूमन एक्टिविटी से, इस गलत ह्यूमन एक्टिविटी से बचाने के लिए इस जगह को, उसके लिए ये बफर जोन बनाया जाता है, जिसे हम इको सेंसिटिव एरियाज या इको सेंसिटिव जोन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नड अंडर EPA 1986 एंड आउटलाइंड इन नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से 2016 बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये याद रखना है, एंड इसके अंदर जो मेजरली याद रखना है वो ये है कि कौन सी मिनिस्ट्री है, प्लस ये कि कौन सा ईयर है EPA का, बिकॉज ईयर चेंज करके भी दे देते हैं।
origin. ESAs were introduced to provide buffer zones for protected areas. Again the same thing, जो protected areas है, national park, wildlife sanctuaries etc., उन सब areas को बाहर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही हैं जिसकी वजह से उस प्रोटेक्टेड एरिया पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाएगा या कुछ भी, उसको बचाने के लिए बफर जोन्स बनाए गए। तो ये इसका ESAs का ओरिजिन है। ये जो वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल है जिसको गाडगिल कमेटी भी कहते हैं, गाडगिल कमेटी एंड कस्तूरी रंगन कमेटी, इन्होंने कुछ कुछ एरियाज बताए कि वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन से एरियाज को ESAs घोषित कर देना चाहिए। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कमिटीज़ हैं जो कि ESAs से रिलेटेड हैं। तो दीज आर गाडगिल कमेटी एंड कस्तूरी रंगन कमेटी। फ्रेजाइल वेस्टर्न घाट्स जो हैं, जो वेस्टर्न घाट्स है, दीज आर स्प्रेड ओवर 6 स्टेट्स। गुजरात, देन कम्स ये वाला एरिया जो है ये पूरा गुजरात का है यहाँ तक, देन महाराष्ट्र, देन दिस इज गोवा, छोटा सा गोवा है, देन दिस इज कर्नाटका, देन दिस इज केरल एंड देन दिस वन इज तमिलनाडु। तो ईस्ट में भी थोड़ा सा जा रहा है हमारे वेस्टर्न घाट्स। एंड देन दिस कवर्स डिस्टेंस ऑफ 1500 किलोमीटर अलोंग वेस्टर्न कोस्ट। ये जो डिस्टेंस है पूरा ये सारा ऐसे, ये है 1500 किलोमीटर का। देन कहाँ पे कितना एरिया है दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड ये जो है ESAs को घोषित करने वाली चीज़ें, ये नोटिफाई की गई है 3 बार, लेकिन बट दीज रिमेन ऑन पेपर ओनली। 2014 में पहली बार, फिर दूसरी बार 2015 में, फिर तीसरी बार 2017 में। देन नेक्स्ट इज एक्टिविटीज़ इन ESA। इसमें यह बताया गया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो फुली प्रोहिबिटेड हैं, जिनके लिए बिल्कुल मना किया गया है। वो है कमर्शियल माइनिंग, वहाँ पे आप खुदाई नहीं कर सकते। इंडस्ट्रीज कॉजिंग पोल्यूशन, ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं बना सकते जिनकी वजह से बहुत पोल्यूशन फैल रहा हो। लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आप वहाँ पर नहीं शुरू कर सकते। सॉमिल्स नहीं बना सकते। सॉमिल्स के अंदर क्या होता है, जैसे लकड़ी जब काटी जाती है, पेड़ काटे जाते हैं, तो जो उनके लॉग्स होते हैं, जो उनके लकड़ियाँ होती हैं, उनको शेप देना मशीन्स यूज़ करके, जो लकड़ियों को पॉलिश करना, थोड़ा सा ऐसे जो काम होते हैं वो सॉमिल्स के अंदर होते हैं, तो आप वो नहीं बना सकते वहाँ। यूज़ ऑफ वुड फॉर कमर्शियल पर्पसेस आप नहीं कर सकते। रेगुलेटेड मतलब आप ये चीज़ें कर तो सकते हैं लेकिन बहुत कंडीशंस होंगी उस पर कि ये कंडीशंस है तब आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इन कंडीशंस को मानेंगे तो। फेलिंग ट्रीज, आप पेड़ों को नहीं काट सकते या कटे हुए पेड़ों को आप लेकर नहीं जा सकते, ये सब। कंस्ट्रक्टिंग होटल्स एंड रिसोर्ट्स, वहाँ पर होटल्स नहीं बना सकते, रिसोर्ट्स नहीं बना सकते, अगर बनाना है तो बहुत कंडीशंस होंगी। देन कमर्शियल यूज़ ऑफ वाटर आप नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकल केबल्स वहाँ पर नहीं लगा सकते। चेंजिंग एग्रीकल्चरल सिस्टम्स, वहाँ पर जो तरीके से, जिस तरीके से एग्रीकल्चर हो रहा है, अब वो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसको चेंज करने के बारे में अगर आप सोचते हैं तो बहुत कंडीशंस आ जाएंगी। इट इज़ रेगुलेटेड। परमिटेड, अब एक्टिविटीज़ जो कि परमिटेड है, जिनके लिए अलाउ किया गया है, दीज आर ऑर्गेनिक फार्मिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ऑनगोइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को चालू रखना अपना जो है, आप उनको कर सकते हैं। देन दिस इज देन नेक्स्ट इज कंपैरिजन बिटवीन माधव गाडगिल्स रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन्स रिपोर्ट। अब हम पहले देखेंगे गाडगिल रिपोर्ट को। ये जो है ये बॉटम अप अप्रोच के बारे में बात करती है, जो गाडगिल कमेटी है। मतलब इसके अंदर लोकल कम्युनिटीज़ की जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा रहे। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच। कस्तूरी रंगन रिपोर्ट ने टॉप डाउन की बात करी थी एंड इसने करी बॉटम अप की। बॉटम अप का क्या मतलब होता है? बॉटम अप के अंदर बॉटम की जो लोग होते हैं, जो लोकल पीपल होते हैं, या ग्राम सभाज होती है, लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, जिनको उस एरिया के बारे में ज़्यादा पता होता है, उन लोगों पर पहले फोकस करना, उन लोगों का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो, उनकी पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो बॉटम अप में आता है। उसके बाद हम बात करेंगे बॉटम अप में जो टॉप के लोग होते हैं,
अब ये डिपेंड करता है कि टॉप इसका मतलब कहाँ है, क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, स्टेट की बात हो रही है, ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? तो जिसकी भी बात हो रही है, लेकिन बॉटम का मतलब ये होता है। तो लास्ट में जो ऊपर लोग हैं जिसकी भी बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो बड़े लोग हैं, बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, उनकी बेशक कम पार्टिसिपेशन हो तो चलेगा, बट बॉटम अप के अंदर पहले बॉटम वाले लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होनी चाहिए। कस्तूरी रंगन में उल्टा का टॉप डाउन, मतलब जो टॉप के लोग हैं, जो इस इस वाले कंटेक्स्ट के अंदर टॉप का मतलब है ब्यूरोक्रेसी। तो जो टॉप डाउन है, मतलब टॉप के जो ब्यूरोक्रेसी है, ये टॉप में है, तो इसकी पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा हो। एंड टॉप डाउन है, तो जो डाउन है, बॉटम वाले लोग हैं, उनकी कम पार्टिसिपेशन भी चलेगी। गाडगिल कमेटी में ये कहा कि जो जितना भी पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट्स का एरिया, वो पूरा का पूरा आप ईएसए घोषित कर दो। लेकिन कस्तूरी रंगन कमेटी ने कहा कि सिर्फ 37% को करना। नेक्स्ट इज गाडगिल कमेटी में कहा कि जो ग्राम सभा है, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, मतलब बॉटम के जो लोग हैं, उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन इसके कस्तूरी रंगन में कहा कि जो लोकल पार्टिसिपेशन है, जो बॉटम के लोग हैं, उनका कम हो, एंड ब्यूरोक्रेसी, जो टॉप के लोग हैं ब्यूरोक्रेसी के, उनका ज़्यादा हो। इसीलिए इसे टॉप डाउन कहा गया एंड बॉटम अप कहा गया। जो पहले वर्ड होता है बॉटम, उसका ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है। देन गाडगिल कमेटी के अंदर ये कहा गया कि जो वहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होंगी, उन पर वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव होनी चाहिए, उन पर कंडीशंस ज़्यादा लगनी चाहिए। लेकिन कस्तूरी रंगन के अंदर कहा कि थोड़ा बहुत कंट्रोल चलेगा। देन गाडगिल कमेटी के अंदर ये कहा गया कि जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर, उस पर पूरी तरीके से 100% बैन कर दिया जाए। लेकिन कस्तूरी रंगन कमेटी ने ये कहा कि उधर धीरे धीरे करके उस चीज़ को ख़त्म करना, एकदम से कंप्लीट बैन नहीं होना चाहिए। गाडगिल कमेटी ने लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे उनको अपोज किया, उनके खिलाफ कहा कि ये नहीं होने चाहिए, लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वहाँ नहीं होने चाहिए। लेकिन जो कस्तूरी रंगन कमेटी है, उसने अलाउ कर दिया कि वहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। देन नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ईएसएज। ये मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पहला पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो भी ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल रही हैं बायोडाइवर्सिटी पर उधर, या इन्वायरमेंट पर, उनको रेगुलेट करना चाहिए ईएसएस के अंदर। इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू का मतलब है कि जो नेचुरल हैबिटेट होता है उसके अंदर, यहाँ मैंने लिखा है ये नेचुरल हैबिटेट है, इसके अंदर कंजर्वेशन करना। लेकिन एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, मतलब जो ये नेचुरल हैबिटेट है, ये नेचुरल हैबिटेट है, इसके बाहर कंजर्वेशन करना। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट रिडक्शन, वहाँ पर जो कॉरिडोर्स है वो बनाए जाने चाहिए, फॉरेस्ट कॉरिडोर्स। ये इसलिए ताकि कुछ कुछ एरियाज ऐसे बनाए जाने चाहिए जहाँ से ह्यूमंस ट्रैवल कर सकें, कुछ एरियाज ऐसे जहाँ से सिर्फ एनिमल्स जा सके, सो दैट दोनों एक साथ ना मिले एक ही जगह पर, और वहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स ना हो, ह्यूमन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट ना हो। देन बफर जोन्स balances development and conservation in ecologically fragile areas। बफर जोन्स होनी चाहिए जहाँ पर ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स वगैरह को, डेवलपमेंट को या कंजर्वेशन को बैलेंस किया जाए। क्लाइमेट रेजिलियंस प्रिजर्व्स नेचुरल लैंडस्केप्स फॉर इकोसिस्टम एडेप्टेशन। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए ये ईएसएज होते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन के लिए होते हैं, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट रिडक्शन के लिए होते हैं, कि वहाँ पर अगर ईएसएज होते हैं
वहाँ पर ये कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं एंड बफर जोन्स होते हैं। ईएसएस तो खैर हैं ही बफर जोन्स, एंड क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये इसकी सिग्निफिकेंसेस हैं। देन चैलेंजेस, ये सिर्फ रीड करने के लिए हैं, अगेन दिस इज ऑल्सो फॉर मीन्स। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को बैलेंस करना ये चैलेंज है। एंड द चैलेंजेस इंक्लूड बैलेंसिंग इट इज़ द सेम थिंग, बस यहाँ पे चैलेंजेस वर्ड इंक्लूड कर दिया है, ये इट्स द सेम थिंग। द नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शंस कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट कम्युनिटीज़ डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। जो लोग, जो कम्युनिटीज़ इन नेचुरल फॉरेस्ट की नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट पर या उन लोगों पर या उस एरियाज़ पर रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस लगाएंगे तो उन कम्युनिटीज़ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ इनकन्सिस्टेंट पॉलिसीज़ अक्रॉस स्टेट्स। देखिए ईएसएज जो हैं वो हर स्टेट, जो 6 स्टेट्स में हैं, स्पैन करते हैं, तो हर स्टेट का उधर अपने अलग रूल्स एंड पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स हैं। तो सबकी एक नहीं है, वो अलग स्टेट की अलग पॉलिसीज़ है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाती है। नेक्स्ट इज़ वहाँ पर इलीगल माइनिंग तो फिर भी होती है, डिफॉरेस्टेशन फिर भी होता है, ह्यूमन एनक्रोचमेंट्स फिर भी होते हैं। तो दीज आर द थ्रेट्स देयर। एंड जो लोकल पार्टिसिपेशन है उधर वो कम है। लोग जानते हैं कि ये गलत हो रहा है लेकिन फिर भी पार्टिसिपेट पूरी तरीके से नहीं करते हैं। वे अहेड, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है इसके अंदर। जो लोकल लोग हैं, ग्राम सभाज हैं, हर किसी की इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ ग्राम सभाज एंड जो बॉडीज़ हैं वहाँ पर, उनके थ्रू लोकल पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, स्ट्रेंथन किया जा सकता है। promotes sustainable development through eco-friendly alternatives. देन ईएसए पॉलिसीज़ जो है वो और अच्छी बनाई जा सकती हैं। देन नेक्स्ट इज़ ईआईए कंडक्ट करवाया जा सकता है। ईआईए क्या होता है? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स क्या होते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप वहाँ पर खोलना चाहते हैं ऐसे एरियाज़ में, तो उससे पहले ये एस्टिमेट्स या असेसमेंट्स की जाती हैं कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को वहाँ शुरू करेंगे तो उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी पर और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी पर। तो ये एस्टिमेट्स बनाए जाते हैं, और अगर ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को ना करना, शुरू करना सजेस्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड ट्रेनिंग फॉर सस्टेनेबल इनकम सोर्सेज। जो वहाँ लोग हैं, कम्युनिटीज़ हैं उधर, फाइनेंशियल सपोर्ट उनको देना चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग सपोर्ट या उनके लिए प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू करने चाहिए। कंक्लूजन के अंदर ये कहा गया है, ई एस एज जो हैं दे प्ले अ वाइटल रोल, इम्पॉर्टेंट रोल इन बैलेंसिंग कंजर्वेशन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गोइंग फॉरवर्ड आगे हमें जो करना चाहिए वो ये है, अ बैलेंस्ड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल अप्रोच को यूज़ करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ एसेंशियल टू प्रिजर्व दीज फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स while ensuring that development benefits local communities. This is a very good conclusion. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो अगर हम ये पॉइंट लिखते हैं तो इट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट। नेक्स्ट इज बिहार फ्लड, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।